तरफ से और बिहार की तरफ से आपका धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। मैं उस राज्य से आता हूं जहां हम लोग हर वर्ष किसानों की फसलों को बाढ़ में बर्बाद होता हुआ देखते हैं। मैं उस खगड़िया लोकसभा से आता हूं जहां प्रत्येक वर्ष हम लोग देखते हैं किस तरीके से एक एक रुपया जोड़कर एक परिवार अपना मकान बनाता है और अपने आंखों के सामने ही उस मकान को ढहते हुए देखता है। मैं उस लोकसभा क्षेत्र से आता हूं। मैं प्रत्येक वर्ष सभापति महोदया छोटे छोटे बच्चों को और परिवारों को सड़क किनारे बिलखते हुए देखता हूं जब वो अपने घर से बेघर होते हैं। जिस तरीके से एक चिड़िया तिनका तिनका जोड़कर अपना घर बनाती है और किस तरीके से एक बार में यदि उसका घर उजड़ जाए तो उसको क्या महसूस होता है, वही मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लगभग एक बड़ी आबादी महसूस करती है जब वो तिनका तिनका अपना जोड़ती है और अपने घर को ढहता हुआ देखती है। और मैं उनके लिए कहना चाहता हूं कि यूं ही नहीं मिलती राहों को मंजिल, एक जुनून सा दिल में भरना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना पड़ता है, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। सभापति महोदया, राज्य सरकार लगभग 1000 करोड़ रुपया प्रति वर्ष बाढ़ में सहायता के लिए पूरे बिहार में खर्च करती है, लेकिन वो सहायता मात्र है। सभापति महोदया, अस्थायी समाधान के ऊपर मैं आपके माध्यम से ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि इस बिल के माध्यम से हम अस्थायी समाधान के ऊपर काम कर पाएंगे और इस बिल के लिए मैं विशेष रूप से हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी और बिहार के हमारे गृह राज्य मंत्री आदरणीय नित्यानंद राय जी का हृदय से आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं। साथ ही साथ मैं आभार व्यक्त करता हूं एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के सभी कर्मचारी और पदाधिकारियों का भी, जिनके माध्यम से एनडीआरएफ की स्थापना के बाद से अब तक लगभग 1,55,000 परिवारों को उन्होंने बचाने का काम किया है और लगभग 8 लाख फंसे हुए लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने का काम किया है। बिहार की इस पीड़ा के संबंध में मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान कुछ विषयों पर मैं चाहूंगा कि मेरे तरफ से एक सुझाव है जिस पर सरकार का ध्यान जाए कि बाढ़ प्रबंधन के लिए दीर्घकालिक योजनाएं, नदियों में प्रबंधन और जल निकासी प्रणाली को बेहतर बनाने की जरूरत है। स्थानीय समुदायों को आपदा से निपटने के लिए प्रशिक्षित किए जाने की जरूरत है। जो सरकार की एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है रिवर लिंकिंग योजना, जिसके माध्यम से मुझे लगता है इसको सरकार को बढ़ावा देना चाहिए ताकि हमारी जो खगड़िया लोकसभा और बिहार की जो बड़ी एक आबादी है जो बाढ़ से पूरी तरीके से त्रस्त है उस पर बहुत निजात मिलेगा। और साथ ही साथ जो कटाव एक बड़ी समस्या है, जिस कटाव के लिए मैं चाहूंगा कि हजारों करोड़ रुपया प्रति वर्ष खर्च होता है, लेकिन हम लोग अस्थायी समाधान के ऊपर बहुत खर्च नहीं कर पा रहे हैं। अस्थायी समाधान के ऊपर बहुत खर्च करने की जरूरत है और कटाव को लेकर हम लोग किस तरीके से बोल्डर पिचिंग और जियो बैग के माध्यम से पूरा पर्टिकुलर डिजाइन फ्रेमवर्क करके किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, मुझे लगता है उस ओर सरकार को और हम लोग को ध्यान देने की जरूरत है। क्योंकि जिस तरीके से जहां एक तरफ ये आपदा है, वहीं इस आपदा में कुछ पदाधिकारी ऐसे भी होते हैं जो अवसर ढूंढने का काम करते हैं। मैं सरकार से गुजारिश करूंगा कि इस ओर भी सरकार अपना ध्यान आकर्षित करे कि जितने ऐसे पदाधिकारी जो आपदा के समय अवसर ढूंढने का काम करते हैं उस पर भी सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई और रुख अपनाने का काम करे। मैं मेरी लोकसभा क्षेत्र के 6 विधानसभा जो बाढ़ प्रभावित विधानसभा है, जिसमें खगड़िया, परवत्ता, अलौली, बेलदौर और सिमरी बख्तियारपुर जो पूरी तरीके से बाढ़ प्रभावित हो चुका है, मैं आपको कहना चाहूंगा कि मेरे खगड़िया लोकसभा के गोगरी नारायणपुर तटबंधन जो लगभग 51 किलोमीटर का है, जो वर्षों से स्थानीय लोगों के द्वारा इसका चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण की मांग किया जा रहा है, वो होना अति आवश्यक है ताकि बाढ़ के दिनों में उक्त तटबंधन पर बाढ़ का पानी दबाव से हर वर्ष जगह जगह पर जर्जर होते जा रहा है। इससे लाखों लोगों को फायदा होगा। साथ ही साथ
लोकसभा क्षेत्र के नया गांव के वीरपुर टोला में मुरादाबाद, विष्णुपुर, माधवपुर होते हुए आश्रम टोला गोगरी तक रिंग बांध के निर्माण के विषय पर भी सरकार का मैं ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा। मैं सिमरी बख्तियारपुर के पूर्वी कोसी तथा पश्चिमी कोसी तटबंधन, जिसकी दूरी लगभग 40 से 125 किलोमीटर, इस परियोजना जो लंबे समय से लंबित है, इस ओर भी सरकार का मैं ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि सरकार जिस तरीके से कार्य कर रही है, इसको देखते हुए ही हम जैसे पहली बार जीत के आने वाले सांसदों का न केवल मनोबल बढ़ा है, बल्कि हमारी लोकसभा की जनता की उम्मीदें भी सरकार की तरफ बढ़ी है। इसीलिए मैं चाहूंगा कि सरकार का ध्यान, वैसे जो बिहार यदि आज पिछड़ेपन से जूझ रहा है तो उसके पीछे का एक बड़ा कारण ये आपदा है, ये बाढ़ है। इसको बाहर निकालने की जरूरत है ताकि बिहार विकसित हो सके। आज इस बिल के माध्यम से मैं डिजास्टर मैनेजमेंट रिफॉर्म्स लाने का प्रयास किया गया है और इसके प्रावधानों की बात करें तो आपदा प्रबंधन ढांचे को अधिक प्रभावी और उत्तरदायी बनाने के लिए 2005 के अधिनियम में सुधार लाने का प्रयास है। मैं सरकार का, माननीय मंत्री जी का और आपका कोटि कोटि धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। प्रश्नकाल के समय चंद ही मंत्री हैं जो अगर समय भी ले तो हमें कोई आरोप नहीं, हमें कोई मुश्किल नहीं, क्योंकि पूरी जो आपकी बात होती है सकारात्मक होती है। रोड एक्सीडेंट्स के मामले में आपके उत्तर में विवरण है कि असम में लगभग 27,000 एक्सीडेंट्स हुए हैं और ज़्यादातर एक्सीडेंट्स उसी चीज़ के कारण हुआ जिसमें आपने अपने खुद का उदाहरण दिया कि ये ट्रक ओवरलोड होके आते हैं, बड़ी स्पीड में जाते हैं और रात के समय जब फॉग, और विशेष रूप से अब जो फॉगी कंडीशंस होते हैं शीतकालीन समय में, वो रात के या सुबह के 1 बजे 4 बजे जब जाते हैं, तो क्या आपकी मंत्रालय क्या कर सकते हैं इस संदर्भ में? क्या जो लाइटिंग के संदर्भ में क्या हाईवे कॉन्ट्रैक्टर्स अलग अलग जगह पे लाइटिंग डाल सकते हैं? क्या अलग अलग जगह पर लॉ एंड ऑर्डर कॉन्करेंट है क्या, लेकिन क्या आप सीसीटीवी कैमरा लगा सकते हैं ताकि जानकारी पुलिस तक पहुंचे, डेटा आपके पास रहे और जानकारी पुलिस तक पहुंचे ताकि जो भी ट्रक ओवर स्पीड कर रहा हो उसको हम पहले ही रोक ले? क्या इस प्रकार की कोई सकारात्मक सोच? और सर, एक और कारण मेरे क्षेत्र में ये है और आपको भी पता है कि जोरहाट के लोकसभा क्षेत्र में वो कितने साल हो गए, कितने कॉन्ट्रैक्टर चेंज हो गए, लेकिन वो NH-37 हमारा संपूर्ण नहीं है, बहुत खराब वहाँ पे डिज़ाइन है, जिसके कारण ट्रक्स और ये लाइटिंग के कारण बहुत ही वहाँ पे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। तो जोरहाट में क्या आप डेडलाइन, क्या आपकी मंत्रालय अभी कोई डेडलाइन दे पाएंगे कि वहाँ का हाईवे का काम कब संपूर्ण हो जाएगा? धन्यवाद। ये है कि रोड पर ट्रक खड़ा करते हैं हमारे NH के ऊपर, मैं बोलता हूँ उसके ऊपर कार्रवाई करो। तो कार्रवाई करने का अधिकार लॉ एंड ऑर्डर राज्य सरकार का होता है। अभी हमने इससे तंग आकर एक नया टेक्नोलॉजी करके नियम लगाया कि अब ऑटोमेटिक एक्सल जो है उसमें वेट मैनेजमेंट सिस्टम हमने तैयार किया है और ट्रक के ऊपर लिख के आएगा कि वजन कितना डाला हुआ है, ताकि आप इतने लोगों पर, मैं बोल नहीं सकता आपको इसमें क्या क्या होता है, तो इसलिए मुझे लगता है कि ये भी होगा। और जोरहाट झांझी ये आपका विषय है, मैं भी इसकी 10-12 मीटिंगें ले चुका हूँ, चीफ मिनिस्टर भी परसों आए, वो भी कह रहे थे। अब लगभग फरवरी 2025 तक ये काम पूरा होगा और अब नया कॉन्ट्रैक्टर ने दिया है और अब काम गति से चल रहा है, पर फरवरी 2025 को वो पूरा होगा। और ये जो कैमरे हैं ये हमने लगाए हैं और अभी हमने किया है कि हमारे पास खाली जगह पड़ी थी तो हमने एक हम सफ़र करके योजना चालू की है, जहाँ पेट्रोल डीजल गैस स्टेशन होगा और वहीं बाजू में एक छोटा रेस्टोरेंट ढाबा भी होगा और कम से कम 10 ट्रक और 15-20 कार का पार्किंग होगा और वो छोटे जगह पर एक वॉशरूम, टॉयलेट्स भी होंगे और उसमें ट्रक वगैरह अंदर जाके जाएंगे। जो रोड पर पार्किंग करते हैं ये एक प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम हाई स्पीड, ये प्रॉब्लम नहीं है, पूरे वर्ल्ड में हाई स्पीड चलती है। प्रॉब्लम वो है हाई स्पीड नहीं करना चाहिए, उसमें दो मत है, पर प्रॉब्लम लेन डिसिप्लिन का है और लेन डिसिप्लिन में ये इधर से उधर ट्रक वाला लेन बदलता है और स्कूटर वाले उसके अंदर घुसते हैं, तो वो नीचे में गाड़ी और स्कूटर वाले उसमें जाते हैं। तो लेन डिसिप्लिन का पालन करना, इसके लिए अभी कुछ जगह कैमरे शहरों में लगे हैं, फाइन भी लगने लगे हैं बहुत,
मुझे भी फाइन लगा, 2 बार भरना पड़ा मेरे कार को मुंबई में। तो ये अभी वो कैमरा में आता है, अब लोग उसकी भी तकरार कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि ये जितना इंटेलिजेंट ट्रैफिक सिस्टम है वो करेंगे, और उसके साथ साथ मन में ह्यूमन बिहेवियर जब तक नहीं बदलेगा। अब पूरे फिल्म स्टार अमिताभ बच्चन हर साल अभी कार्यक्रम है, सबकी मदद कर रहे हैं, क्रिकेटर की मदद ले रहे, सेलिब्रिटीज को ले रहे, स्कूल में कार्यक्रम कर रहे हैं। मैं आपको आह्वान करता हूं कि आपके एरिया में स्कूल के बड़े बड़े कार्यक्रम करिए, हमारे डिपार्टमेंट आपको सहयोग करेगा, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटीज, ताकि हम रूल्स ऑफ द रोड के बारे में हम लोग उसका पालन करेंगे, वायोलेशन नहीं करेंगे। अब मेरे सामने एक रेड सिग्नल लगने के बाद गाड़ी घुस जाती बीच में, वो आई और दूसरे ने डैश मार, मैंने आंखों से देखा। इतनी जल्दी क्यों करते हो? रेड सिग्नल लगा तो रुक जाओ ना। ये छोटी छोटी बातें जो है ये आपके सबके सोसाइटी के ऑल स्टेक होल्डर्स के सहयोग के बिना नहीं होगा। मैं आपको एक बात बताता हूँ, हम विदेश जाते हैं, मैं चॉकलेट खाता हूँ तो मैं नेचुरली वो अपने जेब में रखता हूँ, और हिंदुस्तान में खिड़की से फेंक देते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि हमें बदलना पड़ेगा, और छोटे बच्चों के लिए कोर्सेस लगा है, कैंपेन चल रही है। वैसे आप लोग भी आपके कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी मदद करिए। बस बॉडी कोड, ये एक मेरे से गलती हुई। हर बार ये हथौड़ा लेके रोड पर खड़े होकर बस बॉडी बनाते थे, और मैं जब करता था तो मेरे पास गरीब लोग, हम बेकार हो जाएंगे, ये लुधियाना, पंजाब, इंदौर, हर बार का गरीबों का कैसा होगा। मैं हर बार उनको एक्सटेंशन देता था। हमारे समृद्धि महामार्ग पर एक प्राइवेट बस पूरी तरह एक्सीडेंट हो गया, जल गई, और 45 लोग जल के मर गए। जब यह बात देखी तो मुझे लगा कि ये तो अपनी गलती है। अब हमने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का बस कोड 24 से लागू कर दिया है। इसके बाद हिंदुस्तान में हर बस ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के सेफ्टी के माध्यम से होगी। और जब बस में अगर एक्सीडेंट होगा तो इतनी बड़ी कांच होगी और बाजू में वो प्लास्टिक की हथौड़ी होगी, उसको खोद के वो बाहर निकल सकेंगे, ताकि हमने अभी जो हमारी लोग हैं उनके जीवन के साथ खिलवाड़ किसी भी हालत में नहीं करना, ये हमने निश्चित किया। And we will do it. क्वेश्चन नंबर 242 श्री अमिंदर सिंह राजा वारिंग। माननीय मंत्री जी। विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत कर दिया गया है। श्री मनीष तिवारी जी। अध्यक्ष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये सवाल लुधियाना से संबंधित है, पर मैं आपकी अनुमति से थोड़ा सा एक व्यापक सवाल मंत्री जी से पूछना चाहता हूं। 8 अप्रैल 2022 को जो फाइनेंस मिनिस्ट्री की स्थायी समिति है, उसने लघु और छोटे उद्योगों के ऊपर एक रिपोर्ट इस सदन के पटल पे रखी थी। उस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि जो क्रेडिट गैप है एमएसएमई सेक्टर में, छोटे और लघु उद्योगों में, वो 20 से 25 लाख करोड़ का है। सिर्फ 40% ऐसे छोटे और लघु उद्योग हैं जो औपचारिक वित्तीय संस्थाएं हैं उनसे फाइनेंस लेते हैं। और इस चीज से निजात पाने के लिए उस रिपोर्ट में ये सिफारिश की गई थी कि जैसे आपके किसान क्रेडिट कार्ड्स हैं, उसी तरह से आपके व्यापार क्रेडिट कार्ड्स की स्कीम को शुरू किया जाए। और ये इसलिए जरूरी है क्योंकि 30% जो भारत की जीडीपी है वो लघु और छोटे उद्योगों से आती है। 45% जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट है वो छोटे और लघु उद्योगों से आती है, और 48% जो आपका एक्सपोर्ट है वो एमएसएमई सेक्टर से आता है। तो मैं मंत्री जी से ये पूछना चाहता हूं कि जो 8 अप्रैल 2022 की फाइनेंस मिनिस्ट्री की स्थायी संसदीय समिति की रिपोर्ट की सिफारिशें हैं, उसको आपके मंत्रालय ने लागू किया है कि नहीं किया है? मंत्री। अध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद देता हूं माननीय सदस्य महोदय को कि जो हमारे एमएसएमई विभाग के बारे में, चाहे एक्सपोर्ट का मात्रा हो या व्यापार नौकरी देने का मामला हो या जीडीपी का मामला हो, उस पर उन्होंने एक अच्छी टिप्पणी की है। इसके लिए उनको धन्यवाद देता हूं। महोदय, क्रेडिट गारंटी योजना के तहत सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के लिए
क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट के माध्यम से ऋण के विभिन्न श्रेणियों के लिए 85% तक की गारंटी कवरेज के साथ साथ एमएसएमई को 500 लाख रुपए तक की सीमा का कोलेट्रल मुक्त ऋण सूक्ष्म लघु उद्योगों के लिए क्रेडिट गारंटी का स्कीम के तहत है। गारंटी सीमा को 2 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपया कर दिया गया है और दिनांक 1/4/23 से वार्षिक गारंटी फीस के लिए स्टैंडर्ड दर 50% कम कर दिया गया है।